Hi friends, it's me Fabiha Fatma and welcome back to my YouTube channel. Let's start economics. So hopefully you all are fine and I'm always be fine, and today I'm going to discuss about the production possibility frontier under constant cost. In the last video we were discussing about the opportunity cost theories. ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड ही टॉपिक है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारा पीपीएफ शामिल होता है, तो इसके अंदर भी हमारे पास कैटेगरीज हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम देखेंगे कि वो उसकी कांस्टेंट कॉस्ट किस तरह से है, उसकी इंक्रीजिंग कॉस्ट क्या है और उसकी डिक्रीजिंग कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि इनके कर्व्स भी होते हैं। सो आज के वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है वो कांस्टेंट कॉस्ट में किस तरह से हम उसको लेते हैं। Let's get started. Now, it is a curve that shows the alternative combinations of the two commodities that a nation can produce by fully utilizing all of its resources with the best technology available to it. मीन्स क्या हुआ कि पीपीएफ अंडर कांस्टेंट कॉस्ट मीन्स क्या है कि ये एक कर्व है जो दिखाता है ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, यानी ऑल्टरनेटिव मीन्स के उसके जो हम ऑल्टर के अंदर या उसके ना होने पर हम कौन से कमोडिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस दिखाता है टू कमोडिटीज़ के जो कि एक नेशन प्रोड्यूस कर रही है अपनी पूरी रिसोर्सेज लगा कर, हर तरह के रिसोर्स लगा कर, और साथ ही साथ रिसोर्सेज के वो एक टेक्नोलॉजी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त उधर अवेलेबल है उसकी प्रोडक्शन हम उसमें कर रहे हैं। अब ये तो उन्होंने कह दिया कि ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ है। लास्ट वीडियो में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि हम किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी फुली रिसोर्सेज को अप्लाई कर रहे होते हैं और यकीनन एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सेकंड कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या अंडर कांस्टेंट कॉस्ट का क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कांस्टेंट का मतलब होता है इक्वल, मतलब जो हमें रिटर्न मिल रहा है, जो हमें गेन मिल रहा है, जो हमें लॉस मिल रहा है, व्हाटएवर जो भी हम वहाँ पर अचीव कर रहे हैं वो उसका जो रिजल्ट होगा, जो कंक्लूजन होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी इक्वल उस पर आ रहा होगा। वेदर वो हमारी कोई आउटपुट हो, हम कितना भी इनपुट लगा ले वो हमें उस एक ही रिटर्न देगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको अंडर कांस्टेंट कॉस्ट कहते हैं। यानी इस कर्व के अंदर जितनी भी हम प्रोडक्शन करेंगे इस आर्टिकल में रहते हुए या इस थ्योरी के मीन्स इस सिचुएशन में रहते हुए हम कोई भी यूटिलाइजेशन कितनी भी रिसोर्सेज लगा लें उसका रिटर्न हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। सो लेट्स सी इसका स्केड्यूल और इसका ग्राफ हमें क्या कहता है। नाउ हमारे पास दो नेशंस हैं। नेशन वन हम कंसिडर कर देते हैं यूएसए को और नेशन टू कंसिडर कर देते हैं हमारे पास यूनाइटेड किंगडम को। अब यूएसए में भी हमारे पास वीट और क्लोथ्स की प्रोडक्शन हो रही है और यूके में भी हमारे पास वीट और क्लोथ्स की प्रोडक्शन हो रही है। अब यहाँ पर कितने यूनिट्स पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ मेंशन है कि अगर वीट यूएसए में 180 पर हो रही है तो क्लोथ्स ऑब्वियसली 0 है। अब हमने डिस्कस पिछली वीडियो में क्या किया था कि ऑब्वियसली हम किसी एक रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए दूसरी की रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूएसए ने पहले क्या किया कि 180 यानी फुली यूटिलाइजेशन, फुली अपनी जो है सारी रिसोर्सेज को लगाकर वीट के 180 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लिया है और क्लोथ्स के 0 ही यूनिट्स रहने दिए। अब यूएसए ने सोचा कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी जगह है, क्यों ना मैं यहाँ वीट के साथ क्लोथ्स की प्रोडक्शन भी कर लूँ। तो उसने अपने यहाँ पे जो यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया वीट के और वहाँ पे क्लोथ्स के यूनिट्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब ये 180 से 150 हो गए और यहाँ पर वो 0 से 20 मीन्स यहाँ पर उसने वीट को कम कर दिया और यहाँ पर ये गेनिंग प्रोसेस शुरू हो गया। सिमिलरली 150 से 120 पे आ गए, वो 20 से 40, यानी यहाँ पर वो 30 यूनिट्स की सेक्रीफाइस कर रहा है तो वहाँ 20 यूनिट्स के गेन को अचीव कर रहा है। सिमिलरली ये हो गया यूएसए का सिनेरियो, तो उसने 30 यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दिया। देन अब यूके भी सिमिलरली वीट और क्लोथ्स की प्रोडक्शन कर रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। यहाँ भी उन्होंने क्या किया है, यूके ने कि वीट की प्रोडक्शन फुली की है और जब उन्होंने अपनी पूरी रिसोर्सेज लगा ली हैं तो उसके बाद उन्होंने 60 यूनिट्स गेन हुए हैं वीट के और क्लोथ्स के 0। यहाँ पे उन्होंने 50 गेन किए, मतलब एक वीट को 10 यूनिट्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस करके उन्होंने 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स गेन कर लिया है। सिमिलरली उन्होंने 50 फिर यहाँ 10/10 सेक्रीफाइस करते गए और 20/20 उन्होंने अचीव कर लिया है। ये तो हमारा हो गया स्केड्यूल। अब एक सोचने वाली बात है कि किसको किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप आईटीएफ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एक थ्योरी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। उस थ्योरी को भी हम यहाँ रिलेट थोड़ा बहुत मैं आपको उसका क्लू दूंगी कि आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से हमें
फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कांस्टेंट कैसे हम इसको कह दें कि ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट हम इस वे में कहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 30 यूनिट्स से सेक्रीफाइस हो रहा था, मीन्स एक ही वैल्यू से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 30 हो रहा है, यहाँ 20 हो रहा है, यहाँ 5 यूनिट्स का हो रहा है, यानी सेम अमाउंट ऑफ मेजरमेंट जो चल रही है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेम यहाँ पर भी, और सेम अमाउंट से वो गेन हो रहा है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। मतलब कांस्टेंट वे में ही हमारी सेक्रीफाइसिंग हो रही है और कांस्टेंट वे में ही हमारी गेनिंग हो रही है। लेट्स सी द ग्राफ। अब ग्राफ देखें हमारे पास किस फॉर्म में है, स्ट्रेट फॉर्म में। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ आ रहा है, लीनियर उसमें आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का हमने शो करवाया कि 120 यूनिट्स हमारे पास हो गए उसके क्लोज के, और 180 यूनिट्स हो गए वीट के। हमने क्लोज को रखा है वाई एक्सिस पर और वीट को रखा है एक्स एक्सिस पर। ये है हमारी नेशन 1 की प्रोडक्शन यानी अंडर कांस्टेंट कॉस्ट, एंड नेशन 2 की जो हमारे पास हो रही है वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गए क्लोथ्स 120 यूनिट्स, एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गई वीट यानी 60 उसके यूनिट्स हैं फुल यूटिलाइजेशन के बाद। स्ट्रेट लाइन हमें डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग हो रहा है। क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है कि यहाँ पर एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके हम दूसरी चीज़ को गेन कर रहे हैं। डाउनवर्ड इसलिए भी है कि एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज़ को गेन करें, और सेकेंडली ये है कि अगर ये दूसरी उस फिगर यानी दूसरी शेप में होता तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद हमें दोनों में गेन हो रहा हो। तो यही वजह है कि नेगेटिव और डाउनवर्ड है, और सेकेंडली कांस्टेंट है, इस वजह से ये स्ट्रेट वे में आ रहा है। मींस यहाँ पर यूनिट्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं है। 120 से 100 पर आया मींस 20/20 डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 30/30 डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरह से जो है यहाँ पर चल रहा है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कांस्टेंट कॉस्ट। नाउ लेट मी शो यू द थ्योरी ऑफ दिस स्केड्यूल एंड ग्राफ। टू प्रोड्यूस 30 वीट्स यूएस हैव टू सेक्रीफाइस 20 क्लोथ्स। एज आई टोल्ड यू दैट 30 वीट्स के यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने 20 को सेक्रीफाइस किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स क्या हो गई, 1 W इज इक्वल टू 2/3 क्लोथ्स। मतलब एक वीट के यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2/3 क्लोथ्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। एंड रिमेन्स कांस्टेंट, और रिमेन्स कांस्टेंट मतलब अब हर बार हम इतने ही चीज़ को सेक्रीफाइस करेंगे तो इतना हम गेन करेंगे। एज टू प्रोड्यूस 20 क्लोथ्स यूनाइटेड किंगडम हैव टू गिव अप 10 वीट्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट। वहाँ पे हमें 10 वीट्स को गिव अप करना पड़ रहा था, तो गिव अप करना पड़ा था, और वो भी रिमेन्स कांस्टेंट इस वजह से क्योंकि सिमिलरली हर आगे जैसे जैसे प्रोडक्शन उनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो सिर्फ 10 यूनिट से सेक्रीफाइस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई यूके की, 1 W इज इक्वल टू 2C। नाउ द डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इंडिकेट्स दैट इफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके wants to produce more wheat, they have to give up clothes production. नेगेटिव और डाउनवर्ड कर्व हमें यही बताता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम वीट की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, वेदर वो क्लोथ की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, उनको किसी एक कमोडिटी को गिव अप करना पड़ेगा, तभी जाके वो किसी एक को अच्छे से गेन कर सकेंगे। एंड द सेकेंड फैक्ट इज दैट the straight line also reflects the opportunity cost or remains constant. As I told you that कि हमारे पास straight line इसलिए है क्योंकि वो constant cost है। अब PW over PC यानी प्रोडक्शन ऑफ वीट ओवर PC इज इक्वल टू 2/3 इन US एंड इन्वर्सली PC ओवर PW। अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्शन जो वो रेशो आ रहा है वो 2/3 है US में। अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो क्लोज ओवर वीट क्या है, 3/2 है। एंड इन UK जो हमारे पास प्रोडक्शन रेशो है वो है 2 है, और अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। मीन्स द लोअर PC ओवर PW इन द US इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट। मीन्स के इसका जो ये रेशो है PC ओवर यानी प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द US 3/2 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर वो वीट की प्रोडक्शन करेगा तो उसको नुकसान रहेगा, अगर वो क्लोथ्स की करेगा तो वो यहाँ पे गेनिंग है। दैट्स वाई उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है वीट को प्रोड्यूस करने में। तो US को चाहिए कि वो वीट की प्रोडक्शन कर ले। और अगर हम सिमिलरली रेशो वाइज देखें तो द लोअर PC ओवर PW इन द UK रिफ्लेक्ट्स दैट द कंपैरेटिव एडवांटेज इन द क्लोथ्स अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। अब हम प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ वीट देखें तो यहाँ पर हमें 1/2
1/2 है। मींस यहाँ पे क्लोथ्स के प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा एडवांटेज है यूके में एज़ कम्पेयर टू वीट की। तो इंसान मतलब अब जो भी नेशन होगी वो इस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करेगी जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अंडर कांस्टेंट कॉस्ट पढ़ लिया है, और साथ में हमने कंपैरेटिव एडवांटेज का भी क्लू ले लिया है कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी सिंपली ये कहती है कि नेशन को वो ही कमोडिटी यूज़ करना चाहिए जिसमें उसको एडवांटेज हो ज़्यादा, ना कि वो जिसमें उसको कम एडवांटेज हो और वो दो कमोडिटीज़ को प्रोडक्ट करे, इसलिए वो किसी एक में एक्सपर्टाइज हो जाए। एंड सेकंड इज़ दैट इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, अगर कोई भी आपको समझ नहीं आया है इसमें कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया। इंशाल्लाह जब हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करेंगे तब हम उस क्यूरी को भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड you can get the notification of my new video. Thanks.